हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और आज जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी ना, बंदर आ गया। जो मेरा वीडियो बना रही है इसका फोकस मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, बंदर को देख रही है और इसका सारा ध्यान ना मंकी की तरफ है, कैमरे की तरफ कम है। तो आज तो मुझे पता नहीं कि कैसी वीडियो बनने वाली है। लग रहा है कि मैं ना इसके सामने ना बंदर को ला करके बैठा दूं, तभी या तो डर की वजह से या किसी वजह से ना ये मेरी बहुत अच्छी वीडियो बना देगी। तो मैं ना काफ़ी समय से या तो कुकिंग वाला वीडियो बना रही थी और काफ़ी सारे फेस्टिवल चल रहे थे, उनके ऊपर वीडियो बना रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा बहुत ना कुछ अपने बारे में ही बात कर लूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार लाइव पर आई थी और मुझे लाइव पर आना ना कुछ इनसिक्योर सा लगता है। और मुझे लगता है कि मुझे लाइव पर आना इतना इनसिक्योर लग रहा है, तो जो यंग एज की लड़कियां हैं उन्हें लाइव पर आना कितना इनसिक्योर लगता होगा, उनसे किस किस तरह की बातें की जाती होंगी। तो मुझसे ना लोग एकदम हर वक्त ही ना आजकल तो शायद जैसे इंटरव्यू ही लेते रहते हैं। यहाँ तक कि कई यंग एज के बच्चे भी मुझे इससे पूछते हैं, आंटी जब अंकल इतना सक्सेस हो गए थे तब आपने शादी करी। जब मेरे हस्बैंड इतने सक्सेस हो गए थे ना तो उस समय तक तो मेरी शादी क्या, बच्चों की भी उम्र निकल चुकी होती यदि मैं उस समय शादी करती। तो ये बात सभी को पता है जो मुझे पहले से जानते हैं, कि जब मैं शादी होकर के आई थी तो हम लोग -0 में थे, जहाँ से कि मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी। और मुझे नहीं मालूम था, मैंने पहले भी बताया कि मैं कहाँ शादी होकर जा रही हूँ और किससे मेरी शादी हो रही। क्योंकि एक समय ऐसा आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स घर में आ जाती हैं कि हमारी चॉइस होती है, जो हम सोच करके रखते हैं वो सब एक तरफ रह जाता है। तो मेरी भी वहाँ शादी की बहुत तैयारी होने लगी थी, फर्नीचर वगैरह भी आ गया था, मेरे काफ़ी सारे ड्रेसेस भी आ गए थे, मैं काफ़ी तैयारी कर रही थी। लेकिन एकदम से टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ पर शादी करनी पड़ी। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हमारे समाज का और संसार का नियम होता है। और ये हमारे जीवन में परिवर्तन कब आ जाए हम सोचते रहते नहीं, हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, हमने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा है, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। जो हमारे हाथ का जो रिमोट होता है हमारे जीवन का, वो भगवान के पास में होता है। तो वही हमें बताते हैं, वही हमें राह चलाते हैं कि हमें किस तरह से चलना है। लेकिन ये जो सृजन और परिवर्तन होता है, तो इस सृजन या परिवर्तन को हमको बर्दाश्त करने के लिए हमेशा हौसले में रहना चाहिए कि हमारे जीवन में यदि कोई परिवर्तन आता है तो हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लें। मेरे जीवन में भी जब सृजन आया था तो मैंने शादी जैसी हुई तो जो मेरे सृजन से पहले का वर्णन था वो मैंने सारा हस्बैंड के सामने कर दिया। तो इस वजह से शायद मेरा जो लाइफ का परिवर्तन है वो बहुत आदिकाल में ही चला गया। शायद मैं जैसे बोलती हूँ ना कि जो मेरा एक लाइफ थी वो एक लाइफ आदिम युग की तरह थी, तो मेरी लाइफ वहीं की वहीं रह गई। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो कोई यंग एज के बच्चे होते हैं, कई बहुत छोटी एज के होते हैं, तो कोई काफ़ी सारा जीवन गुजार चुके होते हैं, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन का मतलब ये है कि कभी कोई हमसे बिछड़ता है या फिर हमने जो कुछ पा लिया होता है, उस जो हमारे अचीवमेंट होता है, उस अचीवमेंट को खो करके हमें कहीं और जाना पड़ता है। जहाँ जा रहे हैं हमको वहाँ के कोई रास्ते नहीं पता होते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन इसलिए होता है कि हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे होते, यदि वो रास्ते से हम भटक गए हों या वो रास्ता हमसे छूट गया हो, तो हम दूसरे रास्ते पर चलकर हम शायद कुछ और हासिल करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये सृजन होता है, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, कर ही नहीं पाते जो जीवन को वो व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उसमें ही वो अपना जीवन ढूंढ चुके होते हैं। और कितना ही कोशिश कर ले, चाहे प्रकृति कोशिश कर ले, रिश्ते कोशिश कर ले, जगह कोशिश कर ले, प्रोफेशन कोशिश कर ले, लेकिन जो वो सोच है उनकी वो बदलती नहीं है।
तो वो 100 में से एक आधे ऐसे होते हैं, और 100 में से एक आधे ऐसे होते हैं जो कि कुछ सोच लेते हैं। हर वक्त सारी उम्र उनकी यही सोचते सोचते एक पल को निकल जाती है, और जो वो पल उनके पास आता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो पल उनके पास रह जाता है, वो पल भी उनका वेट कर रहा होता। लेकिन ऐसा भी मैं यही बता रही हूँ कि सिर्फ 1% होता है, क्योंकि जो लोग कई वर्षों तक इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं पाऊँगा, यदि मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं रहे तो मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सांस ना ले पाऊँ, मैं ज़िंदगी ना जी पाऊँ। लेकिन जब कई वर्षों बाद उसके सामने वही चीज़ आती है, तो या तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि नहीं, अब तो ये मेरे जीवन से ख़त्म हो गई है, अब तो मैं जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और या तो फिर वो जब चीज़ उसके सामने आती है जिसके लिए कि वो इतना परेशान था, तो वो ही उसके सामने से अपने आप से ही चली जाती है। तो ये जीवन जो है ना, ये हमेशा ही परिवर्तित होते रहता है। तो इस परिवर्तन को चाहे आप हंस के स्वीकार करें या दुखी होकर के स्वीकार करें, तो ये होकर ही रहेगा। और इससे आप खुश होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ कर के स्वीकार करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी भगवान ने एक स्थान बना रखा है, तो वो स्थान बहुत कम लोगों को नसीब होता है शायद। और मैं तो यही सोचूंगी ये स्थान पाने के लिए कोई कभी सारी उम्र किसी की प्रतीक्षा ना करे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझसे सभी लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारे जो है इतना सक्सेस का क्या राज है। तो मैं तो ना जॉब करती हूँ, मैं तो पहले तो हाउसवाइफ थी, और मैंने अभी 10 साल पहले ही LLB की थी, तो मैं लॉयर बनी हूँ। तो सभी को लगता है कि मेरे हस्बैंड ने इतना सब कुछ अचीवमेंट कर लिया था, उसके बाद शादी हुई थी। लेकिन ये सब अचीवमेंट करने के पीछे कितने कष्ट हैं, कितनी रातें मुझे जागनी पड़ी। अभी अब से 3-4 दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे था 27 नवंबर को। तो अब तो बच्चे ऐसे नहीं हैं कि पेरेंट के साथ बर्थडे मनाते अलग अलग, जिस तरह से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाते हैं फिर अपने पेरेंट्स के साथ। तो चलो बच्चे जिस तरह से भी करते हैं उसी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे जब भी मेरी बेटी का बर्थडे याद आता है ना, तो मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो मैंने कहा कि मेरी बेटी एक प्रीमैच्योर बेबी थी। तो उस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मैं जिस हॉस्पिटल में थी वो हॉस्पिटल भी टीन सेट का था। और मैंने शादी से पहले तो इतने सारे बच्चों को खिलाया था, सारे बच्चे मेरे घर पर ही रहते थे आस पड़ोस के। तो कभी मैं किसी की पिटाई करती थी तो कभी किसी को पढ़ाती थी, मैं खुद ही उन बच्चों की टीचर बनी रहती थी। लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मुझे अपनी बेटी को गोद में भी नहीं लेना आता था, और उस समय इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मेरी बेटी के जन्म के बाद हम लोगों को मॉर्निंग में ही पिलखुआ जाना पड़ा। और अब तो पिलखुआ का रास्ता बहुत अच्छा हो गया है, और अब से 25 रास्ते बहुत ज़्यादा कच्चे थे, और उस समय तो जाने में भी 1.5-2 घंटा लगता था। तो मैंने अपनी फैमिली वालों से कहा था कि मुझे 1-2 दिन घर पर रहने दो, फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से घर ले जाना। लेकिन वो मुझे घर पर नहीं ले कर के आए और मुझे पिलखुआ में ले गए। और मैंने पहले भी बताया कि जो मेरा ससुराल है वो एकदम कस्बा है, और जिस तरह से शहर में घर बने हुए होते हैं तो वो एकदम कवर्ड होते हैं, और गांव में जो घर बने होते हैं उनमें जो दरवाजे खिड़कियां भी होती हैं तो बहुत ठंडी हवा आती है, एकदम ओपन प्लेस ज़्यादा होता है गांव में। और फिर मुझसे चारपाई पर भी नहीं सोया जाता था, और बेटी को लेकर के तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, क्योंकि इतनी ठंड लगती थी कि हम लोगों को ना गर्म कपड़े भी नहीं दिए गए थे। जैसे बहुत हल्की फुल्की सर्दियों में 1-2 कंबल देते हैं, तो वो उस तरह से दिए गए। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, तो मैं खुद को तो बचाने के लिए सोचती नहीं थी। हाँ, मैं अपनी बेटी को, मैं कभी भी ना किसी एनिमल को देखती को अपने बच्चे को किस तरह से ठंड में छुपा रहे, तो मैं ठीक एकदम उसी तरह से अपनी बेटी को ठंड से बचाती थी।
और मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप लोग मुझे रज़ाई दे दो, गद्दे दे दो, क्योंकि मुझ में घमंड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये स्वाभिमान मुझ में हमेशा ज़रूर रहा है कि यदि कोई मन से कुछ चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे, हमें ये सामान इसको ना दे करके, तो ऐसे इंसान से मैं कभी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो फिर मैंने एक बार जो मेरे हस्बैंड की भांजी है, मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया था। तो वो ये कहने लगी कि आपको ना नानी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और जब से ये शानू हुई है तब से तो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगी थी। तो मुझे मन ही मन ये लगता था कि मेरी कौन सी गलती थी, क्योंकि मैं तो ज़बरदस्ती तो आई नहीं थी यहाँ पर, तो मुझे तो शादी करके ले करके आए थे। फिर जब मेरी बेटी हुई तो मेरी बेटी की भी कौन सी गलती थी कि वो इस दुनिया में आई, क्योंकि यदि बेटियों को पता चल जाए कि इस दुनिया में आकर के उनके साथ इतना अत्याचार होगा, इतने उनको कष्ट झेलने होंगे, तो मुझे तो लगता है कि बेटियां भी भगवान से बोल देंगी कि हमको ना इस दुनिया में मत भेजो। तो इतने इतने सारे कष्ट उठाए, तो इतने कष्टों के बाद मुझसे लोग कहते तुम तो बहुत खुश नसीब हो और तुम्हारे को क्या कमी है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो मेरी खुश नसीबी है और मेरे पास सब कुछ है, तो ये सब तो सबको दे, लेकिन जो जिस वजह से मैंने जैसे जैसे कष्ट उठा करके ये सब कुछ पाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस तरह के कष्ट मिलने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने कष्ट सह करके बर्दाश्त कर करके मैंने सब कुछ इतना निभा लिया, वो इस तरह से कोई भी नहीं निभा सकता है। क्योंकि निभाने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है और बहुत सारा सोचना पड़ता है कि जो हमारे पास में सिचुएशन है, हमें उसी हालात के अंदर रह करके और इतने सारे लोगों का विरोध कर करके हम कैसे इस तरह की सिचुएशन में रह सकते हैं। तो इस तरह से सोचना भी हर किसी के बस की बात नहीं रहती है, क्योंकि मेरी तो सोच भी ऐसी थी कि मेरे यहाँ शादी से पहले जो किराए पर मेरी भाभी रहती थी, तो मुझे वो कहती थी कि ना तुम चिकना घड़ा हो, क्योंकि मैं कुछ भी सोचती थी ना तो वो बात मेरे दिमाग में रह नहीं पाती थी, और जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो मैं एकदम से कह देती थी, और ना मैं कभी सोचती थी कि नहीं इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहूं। लेकिन यहाँ सब कुछ आकर के मुझे बर्दाश्त करना पड़ा और बहुत सारी टेंशन भी लेना पड़ा, लेकिन मैं टेंशन खुद ले लेती हूँ, लेकिन कभी मैंने दूसरों को कोई टेंशन नहीं दी। और अब भी यदि मुझे लगता है कि मेरी वजह से किसी को कोई टेंशन होती है, तो वो कभी ये ना सोचे कि मैं कभी किसी के लिए कुछ गलत सोच रही हूँ या किसी को परेशान कर रही हूँ। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ही आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम रात में सोए हैं और सुबह ख्वाब की तरह हमारे पास में सब कुछ हो जाएगा। चाहे कोई बच्चे हों चाहे बड़े हों, यदि उन्हें कुछ भी पाना होता है तो उनको बहुत आगे बढ़ना होता है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पर देखती हूँ कि यंग एज के लड़के या फिर कई मैंने उसमें लेडीज़ भी देखा, कई तो छत पे लेकर के राइफल चलाते रहते हैं, तो कई इस तरह से धमकाते रहते हैं। तो इस तरह की जो लाइफ होती है ना, चाहे आप कहीं नाटक के तौर पर कर रहे हैं या रियल में कर रहे हैं, तो ये लाइफ तो बहुत शॉर्ट्स होती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जिस लाइफ में थे ऐसे सिचुएशन बन गए थे कि इस तरह की लाइफ में चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड को सिर्फ एक कसूर के पीछे क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल में रख दिया था। जगह जगह उनके फ़ोटो लगे रहते थे और इधर उधर मेरे हस्बैंड बचते फिरते थे। फिर मेरे हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं थी, बचते बचते फिर काफ़ी सारे जो लीडर हैं उनसे कांटेक्ट किया और यहाँ के 2-3 पुलिस इंस्पेक्टर थे उनसे कांटेक्ट किया, तो उन सभी ने कहा कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, तो तुम सरेंडर कर दो। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने जा कर के सरेंडर किया। जब मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ की सब बातें बताई, तो जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर थे
तो वो ये बोलने लगे कि तुम्हारी तो यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, और ये जो क्रिमिनल वाली लाइफ होती है, कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसी को डराएंगे या धमकाएंगे तो कोई डर जाएगा, धमक जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी को डराते धमकाते भी हैं तो कोई नहीं डरेगा धमकेगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस तरह से हम हथियार लेकर के वीडियो बनाएं या रियल लाइफ में इस तरह से उतर आएँ। तो मैं तो यहाँ जब से शादी होकर के आई हूँ तो मेरे हस्बैंड काफ़ी बड़े बड़े क्रिमिनल के केस हैं। बहुत जब से मैं यहाँ पर शादी होकर के आई हूँ तो यहाँ पर वैसे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। तो शहर के तो ऐसे कोई भी क्रिमिनल नहीं होंगे जिनके कि मेरे हस्बैंड के पास केस नहीं है। और मैं सबकी स्टोरी सुनती रहती हूँ। कई उनमें से 6-6, 6.5 फीट के भी थे और उनके पास ढेर सारे हथियार भी थे। और कई बार वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भी भागते छुपते रहे, और कई बार तो कष्ट उठाते ही कईयों ने तो सरेंडर कर दिया, और कई सरेंडर नहीं कर पाए तो उनको अपना जीवन ही ख़त्म करना पड़ा। तो ये जो क्रिमिनल वाली लाइफ होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि या तो मुझे कोई डर लग रहा है या कोई गलत कर रहा है। मैं एक एडवोकेट भी हूँ और साथ ही साथ में एक भारत की नागरिक हूँ, और नागरिक होने के साथ साथ में मैं माँ भी हूँ। तो जिस तरह से एक माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चों को समझाना, तो यदि मेरी बात किसी को समझ में आ जाए तो समझ लेना, और नहीं समझ आए तो इसको इग्नोर कर देना। लेकिन जो ये जीवन की सच्चाई है वो चाहे आप लिख लें, आप यदि गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपके जो जीवन की सच्चाई होगी वही होगी जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये जो क्रिमिनल की लाइफ होती है बहुत शॉर्ट्स होती है, ना तो इसमें कोई समाज की हमें इज्जत मिलती है, और हम दूसरों को डराते डराते ना हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कब डर बैठ जाता है। और जब हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं तो कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, हम सिर्फ एक कमरे के अंदर रह जाते हैं, और कमरे के अंदर रहकर भी हमको ये लगता है कि अभी आकर के कोई हमको मारेगा या पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो हमको एकदम ऑनेस्ट नागरिक की तरह रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। और यदि हम किसी को डरा के धमका के, और यदि हम किसी शक्ति का इस्तेमाल करके, अपना पावर का इस्तेमाल करके ये सोचेंगे कि कोई हमारे कंट्रोल में रह जाएगा, तो कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकता है। और आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम था तो मैंने कहा कि हमेशा जब मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ तो मोटिवेशनल थॉट बताती हूँ, कभी उन्हें आगे बढ़ने के लिए बताती हूँ। और मुझे पता है कि बच्चे ज़्यादातर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी साल से उन्होंने घर के दरवाजे भी नहीं देखे जा कर के कि किस तरह से। और जब मेरा बच्चा भी हॉस्टल में, मेरा बेटा पढ़ता था, तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जब मैं शादी होकर के आई थी मैंने बताया कि जब से मैं घर में ही रहती हूँ, लड़के किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, मुझे अपने बेटे के बिहेवियर की अलावा, और एक छोटा बच्चा मेरे घर पर आता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं अपने बेटे के हॉस्टल गई तो मैंने देखा कि मेरे बेटे ने काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ा के रखी, और साथ में जितने फ्रेंड्स थे उसके उन्होंने भी। तो मैं अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये है तेरा बेटा, तू तो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि ना एकदम ड्रेस कोड की तरह ना सारे बच्चों ने वहाँ पर दाढ़ियाँ बढ़ा कर रखी थी। उनके फ्रेंड के सामने मैं बोलने लगी, राजा पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी मत रहा कर कि बेटा तू सेविंग भी ना कर पाए। बोल रहा मम्मी मम्मी इधर आओ। फिर मुझे साइड में ले गया, बोल रहा मम्मी आजकल का ये फैशन है। तो मैं सच बताऊं कि मुझे चाहे कोई कुछ भी सोच ले कि मैं तेज हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे इतना कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं कॉलेज भी सिर्फ BA सेकेंड ईयर तक ही कॉलेज गई हूँ। और BA सेकेंड ईयर के बाद में जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे उसको LLB कहूँ चाहे MA फाइनल कहूँ, मैंने सारे एग्ज़ाम प्राइवेट ही दिए हैं, क्योंकि BA सेकेंड ईयर के बाद मेरा घर से निकलने का कभी मन ही नहीं किया। मैंने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया, सबसे वास्ता ही ख़त्म कर लिया, और यही मेरे जीवन की सच्चाई है। और कोई इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, सोचता तुम इस तरह से रहती हो, इस तरह से स्माइल करती खुश रहती हो, तो ये सारी बातें गलत है, लेकिन यही मेरे जीवन की सच्चाई है।